अब बैटल ऑफ बस्तर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसको हेक्टर मुनरो ने ही जीता था। 3 आदमी ने मिलते ये बैटल तो लड़ा। पहला मीर तासिम तौन थे, वही सन इन लॉ थे, मीर जाफर थे सन इन लॉ। पोस्ट बंदालतीन थे, तो अब तो तौन बन रहे थे, अब तो मीर जाफर बन रहे थे, तो मीर तासिम तो पोस्ट ही हो गए ना। उसके बाद शाह आलम टू, ये मुगल राजा थे, मुगल के टाइम पे राजा, और ये नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध थे। ये इन्होंने भी वार किया और वार में जीता तो हेक्टर मुनरो जीता। क्यों जीता? ये इतने बड़े बड़े लोग हार कैसे जा रहे थे ब्रिटिश, तो इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन प्लानिंग ये सब थी, तमी की वजह से वो लोग हार जा रहे थे और हेक्टर मुनरो ये जीत गए। तो बस्तर भी में भी ये लोग हार गए। बस्तर के बाद क्या हुआ कि पहले में तो ये बोला जा रहा था कि बिजनेस हुआ है, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो सब तो ये लगा कि ये बिजनेस हुआ है, तो ये तो बंदा ब्रिटिश पावर दिखा ही नहीं रहा है। लेकिन बैटल ऑफ बस्तर में ब्रिटिश का पावर तो दिखा, अच्छे से दिखा, तो सब तो ये लगा कि नहीं ब्रिटिश में पावर तो है। और उसके बाद जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली होने लग गया, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो लोग फैलने लग गए। और उसी समय पे क्या हुआ कि मीर जाफर जो थे तिंद, वो मर गए, उनका डेथ हो गया, वो नहीं रहे, निधन हो गया उनका। तो अब नए राजा बनाना था, तो नया राजा तिश्त तो बनाए, तो बेटा तो ही बना दिया गया, जिसका नाम था निजामुद्दीन अली खान। तिश्ते ब्रिटिशर्स से परमिशन तो इन्हें राजा बनाया गया, ब्रिटिशर्स का परमिशन इन्होंने लिया तभी राजा बनाया गया। और ये ब्रिटिशर्स के साथ थे, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तभी नहीं रहे, ये हमेशा ब्रिटिशर्स के साथ ही थे। यही है निजामुद्दीन अली खान, यही है। अब देखते हैं बहुत सारा बैटल लिया गया, बस्तर हुआ, उस टाइम पे सारा बैटल था। मैं तो फोटो भी डाल दिया हो जाते, आप तो समझने में आसानी हो। अब डुअल गवर्नमेंट हम लोग समझेंगे, तो डुअल गवर्नमेंट से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से उस समय पे आर्मी चल रहा था। 2 तरह से आर्मी उस समय पे था, एक था सूबेदार तरह था और एक था दीवान तरह था। सूबेदार में क्या था कि लॉ ऑर्डर सोल्जर्स का वर्क ये सब संभाला जाता था, और दूसरा दीवान जिसमें टेस्ट कलेक्ट किया जाता था, लोगों से टेस्ट लिया जाता था, एग्रीकल्चर जो भी टेस्ट होता था वो टेस्ट, प्रॉपर्टी टेस्ट, ये सब टेस्ट लिया जाता था उस समय पे। और सूबेदारी में लॉ ऑर्डर संभाल लेता ये था। तो 2 तरह से आर्मी डिवाइड था उस टाइम पे। अब डुअल गवर्नमेंट हम लोग समझते हैं कि डुअल गवर्नमेंट क्या था। तो बैटल ऑफ बस्तर के बाद शाह आलम टू ने दीवान दे दिया था, दीवान दे दिया, बदले में दीवान दे दिया कहाँ था, बंगाल तक दे दिया, बिहार तक दे दिया और उड़ीसा तक दे दिया। कहाँ था, बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था, तो दे दिया, ब्रिटिशर्स तो दे दिया। बदले में ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर दिया कि हम ब्रिटिशर्स ने बोला अब हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। कहाँ था, बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। बदले में टैक्स जो भी कलेक्ट करेंगे वो पावर पूरे मेरे हाथ में। बदले में आप तो क्या होगा कि ईयरली 26 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। आप तो ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। अगर टैक्स कलेक्ट कम भी हुआ तो हम आपको 26 लाख ही देंगे, और ज़्यादा भी हुआ तो भी हम आपको 26 लाख ही देंगे। ये तो ब्रिटिशर्स और शाह आलम टू का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ब्रिटिशर्स तो कम तो टैक्स वसूलें देने, उन्होंने टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि नॉर्मल आदमी पे ही नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। उस समय पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती थी, फसल होता नहीं था, फसल में मान लीजिए खराब भी हो जाता था, लेकिन वो लोग टैक्स में कोई कंपनसेशन नहीं देते थे। फसल खराब भी हो गया फिर भी तुम मुझे टैक्स पे करो, ये सब रूल और रेगुलेशन था, जिस वजह से बहुत लोग ने एग्रीकल्चर छोड़ दिया। तो वो लोग तो फसल हो नहीं रहा है और टैक्स पे करना है, तो ब्रिटिशर्स ने टैक्स तो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था, जो लोग पे नहीं कर पा रहे थे। ज़मींदार से वो लोग पैसा उधार देते थे, टैक्स पे करते थे और वापस से वो कर्ज में डूबते वो मर जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था उस समय पे, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि लोग एग्रीकल्चर छोड़ने लग रहे थे थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ वो भी बहुत बुरा हुआ। उसके बाद ये तो उन्होंने दीवान ले लिया, अब उन्होंने सूबेदारी भी ले लिया। 2 तरह का आर्मी था, मैंने बताया आपको, दोनों तरह का उन्होंने ले लिया, दीवान भी ले लिया और सूबेदारी भी ले लिया। बंगाल था 53 लाख पर ईयर में। अब उन्होंने दीवान भी ले लिया 26 लाख पर ईयर में और सूबेदारी भी ले लिया 53 लाख। दोनों का मतलब समझ है ना, सूबेदारी का मतलब लॉ ऑर्डर सोल्जर्स का वर्क और दीवान का मतलब टैक्स कलेक्शन। ये 2 आप अच्छे से समझ दें। तो ये दोनों अब ब्रिटिशर्स के हाथ में था, अब ब्रिटिशर्स के हाथ में लॉ ऑर्डर और दीवान टैक्स कलेक्शन सब आ गया था। अब उन्होंने अपने लोग तो अपॉइंट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा
ज़्यादा से ज़्यादा तुम पैसा पे फोकस करो, टैक्स बढ़ाओ, लो दो तो पैसा, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो 26 लाख पे करना था और 53 लाख पे करना था। तो जब तक उन्हें 26 लाख और 53 लाख पे करेंगे और बदले में उन्हें भी तो कुछ मिलेगा, तो उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो उन्होंने कुछ लोग तो अपॉइंट दिया टैक्स कलेक्शन के लिए, सूबेदारी और दीवानी के लिए कुछ लोग तो अपॉइंट दिया। जैसे मोहम्मद राजा राव, तो उन्हें सूबेदारी के लिए अपॉइंट किया, बंदालता और दीवान के लिए 30 तो अपॉइंट किया, वो आप देख लीजिए। मोहम्मद राजा राव तो उन्होंने बंदाल का दीवान बनाया, राजा सीता राय तो उन्होंने बिहार का दीवान बनाया, राय दुर्लभ तो उन्होंने उड़ीसा का दीवान बनाया। तो ये उन्होंने दीवान बनाया और सब तो एकदम एक ही बात बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्स कलेक्ट करना है। इनका मोटो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्स कलेक्ट करना है, और तभी वो बाकी बंदाल तो जो राजा हैं उन्हें भी पे कर पाएंगे और अपना ही प्रॉफिट बना पाएंगे। इन्हें ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो राजा तो पे करें, इन्हें यह था हम अपने आप तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दें। तो अब देखिए इनका राज कहाँ कहाँ पे हो गया था, वो देखिए उड़ीसा में हो गया था, बिहार में हो गया था और बंगाल में हो गया था। मैप में देखिए उड़ीसा में हो गया था, बंगाल में हो गया था और बिहार में हो गया था। देखिए ये तीनों एरिया जो था ये तो पूरी तरह से अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका था, और इस साइड समुंदर था तो उन्हें हेल्प भी होता था ट्रेडिंग करने में, भेजने में अपना सामान। ये एरिया पूरा बंगाल के ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका था ये एरिया। कौन सा बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों आ गया था ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो अब उनके यहाँ पे सूबेदारी भी उनके हाथ में, दीवान भी उनके हाथ में, तो पूरा प्रॉफिट अब वही कमा रहे थे।